गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं त्रिवेदी आरती श्रीमती MS लखानी कन्या विद्यालय की यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हिंदी के विविध रूप इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी के रूप में हम देखें तो हिंदी भाषा जो विविध रूप में यानी कि हिंदी भाषा का क्षेत्र जो है वह बड़ा ही व्यापक है। तो आज हम इस भाषा के बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं। हमारा भारत है वह एक बहुभाषी देश है। बहुभाषी यानी कि कई सारी भाषाओं का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे बंगला, असमिया, उड़ीसा यानी कि उड़िया, हिंदी, मराठी, गुजराती, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कोंकणी, सिंधी, पंजाबी आदि कई सारी भाषाएं भारत देश में बोली जाती है, जानी जाती है। हिंदी के एक बड़े भूभाग में बोली जाती है, यानी कि हिंदी जो है वह देश के बड़े भूभाग में बड़े क्षेत्र में व्यापक रूप से बोली जाती है। हम जिसे आज हिंदी कहते हैं वास्तव में वह हिंदी की एक बोली यानी कि खड़ी बोली का विकसित रूप है। यह दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर इसके आसपास हिंदी यानी कि खड़ी बोली भाषा जो है वह बोली जाती है। इस खड़ी बोली में अन्य बोलियों के तत्वों का समायोजन करके हिंदी भाषा बनी। देखो अब हिंदी भाषा किस तरह से बनी। हिंदी भाषा का मूल रूप खड़ी बोली है। खड़ी बोली से विकसित होकर हिंदी भाषा बनी। हिंदी में कुल 18 बड़ी बोलियां हैं। आप इसको अंडरलाइन कीजिएगा, आपको प्रश्न के उत्तर में पूछा जा सकता है। जो उसे बोले जाने वाले क्षेत्र के लोगों की मातृभाषा है, जैसे कि हरियाणी, ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, कन्नौजी, बुंदेली, मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी, गढ़वाली आदि जो भाषाएं हैं, ठीक है, 18 बोलियां, हिंदी की कुल 18 बोलियां हैं और हर एक क्षेत्र में यह भाषा इत्यादिक रूप से बोली जाती है। यह बोली जाती है। बोलियों का क्षेत्र सीमित होता है, यानी कि जो हरियाणा में जो लोग रहते हैं वहीं हरियाणी बोली बोलते हैं, यानी कि बोलियों का क्षेत्र सीमित होता है। फिर वह दूसरे जिले में या दूसरे प्रदेश में नहीं बोली जाती। भोजपुरी जो है वह वहाँ का जो क्षेत्र है वहीं पे बोली जाती है। तो इस तरह से बोलियों का क्षेत्र सीमित होता है और भाषा का क्षेत्र विस्तृत होने की दृष्टि से हम देखते हैं तो हिंदी भाषा जो है इनके 3 रूप है। 3 रूप में इसे बांटा जाता है। जैसे कि आप इसको अंडरलाइन कीजिएगा, प्रश्न के उत्तर में पूछा जा सकता है। हिंदी के कितने रूप हैं? 3 रूप। जनपद या आंचलिक रूप, यानी कि जो गांव में जो बोले जाते हैं उसे आंचलिक भाषा कहते हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय। अब पहला है आंचलिक या जनपदीय भाषा, जिसे हम हिंदी भाषा क्षेत्र भी कहते हैं। जिसे हम हिंदी भाषा क्षेत्र कहते हैं वह बड़ा ही व्यापक है। भौगोलिक दृष्टि से एक और उत्तरांचल प्रदेश से लेकर हिमाचल, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तक और दूसरी ओर उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश से लेकर दक्षिण में छत्तीसगढ़ तक यहाँ हिंदी भाषा का क्षेत्र है। यहाँ के निवासी अपने अपने क्षेत्रों में दैनिक व्यवहार में यानी कि बोलचाल की, जिसे हम जनपदीय शब्द है, बोलचाल की भाषा में अपनी अपनी बोलियां बोलते हैं। औपचारिक रूप से हिंदी का प्रयोग करते हैं। इस रूप में हिंदी की बोलियां जनपदीय भाषा की भूमिका निभाती है, जिसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन के लिए जो लैंग्वेज जिसका यूज़ करते हैं। इस विस्तृत भूभाग से बाहर देश के बड़े नगरों में हिंदी का एक अलग रूप दिखाई देता है, जिस पर स्थानीय भाषा की शब्दावली, रूप रचना का प्रभाव दिखाई पड़ता है। हम ऐसी हिंदी को
शहरों के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि बम्बईया हिंदी, जो जिसे कहते हैं आमची बोली हिंदी, कलकत्ता की हिंदी, हैदराबादी हिंदी, हैदराबाद, बीदर, गुलबर्गा आदि में कई भाषा तो हिंदी है, लेकिन अपनी अपनी बोलियों से हिंदी की प्रयुक्ति होती है। हिंदी को दक्कनी हिंदी भी कहते हैं। तो इस तरह से जनपदीय या आंचलिक यानी कि जो प्रदेश होता है उस प्रदेश में, उस दौर में, उस बोली के क्षेत्र में हिंदी भाषा का प्रयुक्त होता है। अब आप देखते हो कि शुद्ध हिंदी भी होती है और बम्बईया हिंदी भी होती है। तो इस तरह से हिंदी की अपनी बोली, अपना क्षेत्र होता है। दूसरा है राष्ट्रीय रूप से। हिंदी का राष्ट्रीय रूप खड़ी बोली पर आधारित होता है, जिसका मानवीकरण किया जाता है। यह पूरे देश के लिए औपचारिक भाषा है और इसे मानक हिंदी भी कहते हैं। मानक हिंदी किसे कहते हैं? अगर आपको प्रश्न पूछा जाए तो आपको उत्तर लिखना है कि जिसका मानकीकरण किया गया है और जो पूरे देश के लिए औपचारिक भाषा है, ऐसी राष्ट्रीय रूप खड़ी बोली आधारित हिंदी भाषा को मानक हिंदी भी कहते हैं। यह हिंदी भाषी राज्यों में राजकाज की भाषा के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। वास्तव में खड़ी बोली हिंदी का विकास 19वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन प्राचीनतम रूप से पुरानी हिंदी के नाम से 10वीं और 11वीं शताब्दी में उसे मान्यता मिली है। 13वीं शताब्दी के अंत भाग में अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में कविताएं और पहेलियां लिखी थी, जैसे कि हरि थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर ओढ़ा धरा, चारों ओर यह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। ये अमीर खुसरो की रचना है। अमीर खुसरो ने भाषा के लिए हिंदी तथा हिंदी शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया है। हिंदी के आरंभिक विकास के जो नाथों, सिद्धों और संतों में अगर हम योगदान देखें, जिसे सद्दुकड़ी हिंदी भी कहते हैं, तो अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी को पूरे देश में पहुंचाया अमीर खुसरो ने। अहिंदी क्षेत्रों में यानी कि कर्नाटक, नामदेव और तुकाराम ने महाराष्ट्र में, नरसिंह मेहता तथा देखो किन किन साहित्यिक रसिकों ने हिंदी भाषा को अलग अलग क्षेत्रों में प्राधान्य दिए, इसकी बात यहाँ पे बताई है। और उसके बाद प्राणनाथ जी ने भी यह कार्य किया। आगे बात करें तो साहित्यिक हिंदी के विकास में योगदान है। इनकी रचनाओं में हिंदी की विभिन्न बोलियां के अतिरिक्त पंजाबी, फारसी भाषा का भी प्रभाव है। इसी समय हिंदी तीर्थ स्थानों, वाणिज्य व्यवहार के क्षेत्र में भी बहुचर्चित यानी कि बहुव्यवस्थित रूप से सुयोजन हुई और इसके लिए उसे संपर्क भाषा के रूप में उसका विकास हुआ। आप देखते हो ना, दूसरों के साथ, दूसरे देशों के साथ, दूसरे प्रदेशों के साथ अगर हमें कोई कार्य करना है, कम्युनिकेशन जिसे कहते हैं, कोई कार्य करना है, कोई व्यापार करना है, तो वाणिज्य व्यवहार के क्षेत्र में भी, तीर्थ स्थान में भी संपर्क भाषा हिंदी का विकास हुआ। आप कहीं भी भारत के पर्यटन स्थलों को अगर आप लो तो भारत के सभी पर्यटन स्थलों में आप देखते हो कि हिंदी भाषा में सूचनाएं लिखी जाती है और साथ ही अंग्रेजी भाषा में। तो हिंदी राष्ट्रभाषा जो है उसको संपर्क भाषा में उसका विकास हुआ। अलग अलग प्रांत के जो लोग हैं वह अलग अलग जगह पे घूमने फिरने के लिए जाते हैं, देखने लायक स्थलों की जो बातें करते हैं। तो भारत के समग्रता को कायम रखने के लिए हिंदी भाषा को संपर्क भाषा का नाम दिया और संपर्क भाषा में उसका विकास भी हुआ। स्वाधीनता पूर्व इस भाषा ने विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। बंगाल में केशव चंद्र सेन और सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक, गुजरात में स्वामी दयानंद तथा महात्मा गांधी आदि ने सर्वाधिक रूप से यानी कि प्रमुख रूप से राष्ट्रभाषा के लिए हिंदी को प्रयुक्त किया।
समूचे देश के लिए इसे अपनाने पर जोर भी डाला, प्रकाश डाला। महात्मा गांधी ने इस राष्ट्रभाषा को हिंदुस्तानी नाम दिया। इसमें उन्हें अरबी तथा संस्कृत के प्रचलित शब्दों को बोलचाल की भाषा के रूप में स्वीकार भी किया। इस समय शैली की दृष्टि से हिंदी के दो प्रमुख रूप हैं, संस्कृतनिष्ठ हिंदी और अरबी फारसी मिश्रित हिंदी। यानी कि भारतीय स्तर पर हिंदी संपर्क भाषा है, अंडरलाइन कीजिएगा, क्योंकि हिंदी भाषा जो है वह संस्कृत और अरबी फारसी शब्दों से वह प्रचलित भी हुई है। स्वाधीनता के बाद 14 सितंबर 1949 में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया। हिंदी भाषी प्रदेशों की प्रमुख भाषा राजभाषा हिंदी है। अहिंदी भाषी प्रदेशों में वहाँ की अपनी प्रादेशिक भाषाएं राजभाषा बनी है। जैसे कि गुजरात में गुजराती राजभाषा है, महाराष्ट्र में मराठी राजभाषा, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़। लेकिन कुछ राज्यों में हिंदी और उर्दू अपनी दूसरी राजभाषा घोषित भी किया है। पूरे भारत देश के स्तर पर हिंदी का व्यवहार सामाजिक, साहित्यिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक और वाणिज्यिक तथा प्रशासनिक रूप से आप देखो हर एक क्षेत्र में, विभिन्न कार्य क्षेत्र में हिंदी भाषा का व्यवहार क्षेत्र में फैला हुआ है। सामाजिक, साहित्यिक और शैक्षिक जो है उन सब में भाषा प्रायः यानी कि जनभाषा से अधिक निकटता आती है। जब वैज्ञानिक, वाणिज्य, प्रशासनिक आदि क्षेत्रों में भाषा तकनीकी भाषा है। तकनीकी भाषा के शब्द भी आप देखते हो ना, ईमेल, तो ईमेल जो लिखते हैं, कंप्यूटर, प्रौद्योगिकी आदि शब्द जो है उसे तकनीकी हिंदी भाषा शब्द कहते हैं। हिंदी के प्रमुखतः दो रूप दिखाए हैं। पहला है जन व्यवहार की हिंदी और प्रयोजनरत कार्य क्षेत्रों की हिंदी। जन व्यवहार की हिंदी के क्षेत्र को अगर हम देखें तो इसमें सामाजिक संदर्भों तथा व्यवहारिक क्षेत्रों में प्रयोग होने वाले हिंदी के मौखिक तथा लिखित दो रूप मिलते हैं। कार्यक्षेत्र के अनुरूप इनका रूप भी अलग अलग होता है। जन व्यवहार की हिंदी के प्रमुख कार्यक्षेत्र अगर हम देखें तो जैसे कि सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों, अन्य सामान्य जनता के बीच में जो संवाद होते हैं उसे जन व्यवहार की हिंदी कहते हैं। सभा समारोह संचालन में जो हिंदी भाषा बोलते हैं, किसी सूचना की घोषणा अगर नरेंद्र मोदी ने हमें हिंदी भाषा में की है, चुनाव प्रचार के व्याख्यान जो हिंदी भाषा में, जिसे शुद्ध हिंदी भाषा हम कहते हैं, बोलचाल की हिंदी भाषा नहीं होती वह, किसी मैच या घटना का आंखों देखा हाल जो बोलते हैं ना, जब मैच खेला जाता है तो उस समय हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, सुनील गावस्कर जी बोलते हैं। उसके बाद है समाचार लेखन या वाचन, आकाशवाणी, टेलीविज़न। आप टेलीविज़न देखते हो, आपको पता है हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। आकाशवाणी में भी हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। लेखन, वाचन, समाचार, तो मैगज़ीन्स जो है वह भी हिंदी, बाल सृष्टि जैसे मैगज़ीन आते हैं, परब जैसे मैगज़ीन आते हैं। समस्या निराकरण हेतु विभिन्न विभागों जैसे कि बैंक में हिंदी भाषा का प्रयोग, पोस्ट ऑफिस में, रेलवे स्टेशन पे, सभी जगह पर जो संबंधित पत्र व्यवहार होता है, जो सूचना अनुसार जो व्यवहार कार्य होता है वह भी हिंदी भाषा में होता है। वहाँ पे जो नोटिस लिखी हुई होती है वह भी हिंदी भाषा में होती है और वहाँ के लोगों की भाषा भी कभी कभार हिंदी ही होती है। तो समस्या निराकरण हेतु सभी विभागों में, अगर चलो मेरी राजभाषा मराठी है, मैं महाराष्ट्र की हूँ, मेरी राजभाषा क्या है? मराठी, मुझे मराठी आती है और मैं यहाँ पे गुजरात में रहने के लिए आई हूँ, मुझे गुजराती आती नहीं है, तो मैं क्या करूँगी? मुझे बैंक में जाना है, मुझे पोस्ट ऑफिस जाना है, मुझे रेलवे स्टेशन में जाना है, सभी जगह पे कुछ ना कुछ तो काम रहता ही है, क्योंकि अब तो मैं गुजरात आई हूँ तो मुझे गुजराती तो आती नहीं, तो मैं क्या करूँगी? तो इस समस्या निराकरण हेतु के लिए विभिन्न विभागों में हम जब जाएंगे तो हमारी एक भाषा होनी चाहिए और वह भाषा है हिंदी भाषा। फिल्म आदि से संबंधित जो पत्र व्यवहार होते हैं उनकी शैली होती है औपचारिक, अनौपचारिक और आत्मीय, वह भी हिंदी भाषा में होती है। तो इन सब को हम क्या कहते हैं? जन व्यवहार की हिंदी कहते हैं। कौन सी हिंदी भाषा, इसका रूप कौन सा है? जन व्यवहार की हिंदी।
दूसरी है प्रयोजन परक कार्यक्षेत्रों की हिंदी। किसी भी देश के शासन के लिए स्वीकृत भाषा राजभाषा कहलाती है और राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा कुछ विशिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होती है। हिंदी के इसी रूप को हम प्रयोजन मूलक के रूप में जाने जाते हैं। विस्तृत चर्चा हम आगे भी करेंगे कि जो प्रयोजन मूलक हिंदी है वह किस तरह से उसका प्रयोग होता है। आज हम देखते हैं कि हिंदी का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहा है। भारत के बाहर जैसे कि फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद और गुयाना आदि ऐसे कई देश हैं जहाँ भारतीय मूल के निवासी सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से हिंदी का प्रयोग करते हैं। यूरोप के ऐसे कई देश है, ऑस्ट्रेलिया है, एशिया के महाद्वीप में ऐसे अनेक देश है जैसे कि चीन, जापान, कोरिया, सभी जगह के विश्वविद्यालय स्तर पर हिंदी का अध्ययन हो रहा है। नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, मलेशिया, सिंगापुर ऐसे कई देश हैं जहां भारतीय बड़ी संख्या में व्यापार करते हैं। ठीक है ना, उनके जीवन में हिंदी का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे बहुत अच्छी बात है कि जहाँ जहाँ पे गौरव है वहाँ वहाँ पे है गुजराती। तो इस तरह से हर एक व्यक्ति जो है, भारत का हर एक व्यक्ति दुनिया के कोने कोने में जाकर अपना कार्य करता है, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ा हुआ है। तो इस भारतीय बड़ी संख्या के व्यापार में हिंदी भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि वह हमारे जीवन व्यवहार की भाषा बन जाती है। संक्षेप में अगर हम इतना कह सकते हैं कि आज हिंदी साहित्यिक भाषा होने के साथ साथ भारत की राजभाषा, संपर्क भाषा भी है और यह हमारी सामाजिक संस्कृति की एकता का ही माध्यम है। और हिंदी में देश की सामाजिक संस्कृति की अभिव्यक्ति हुई है। तो हिंदी भाषा जो है इसका विविध रूप में महत्व है। राजभाषा से उसका तात्पर्य क्या है? हिंदी किन किन राज्यों के मुख्य भाषा है? हिंदी भारत की राजभाषा कब बनी? किन किन देशों में भारतीय मूल के लोग हिंदी का प्रयोग करते? आदि प्रश्नों की सूची से हम हिंदी के विविध रूप का अध्ययन कर सकते हैं।